हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When is a consolidated account statement cash sent to the investor in case there is a financial transaction in the folio? अगर किसी फोलियो में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है तो इन्वेस्टर को कैश कब भेजा जाता है? पहला ऑप्शन है व्हेन एवर द इन्वेस्टर आस्क फॉर ए कैश। दूसरा ऑप्शन एवरी 3 मंथ्स। तीसरा ऑप्शन एवरी मंथ बिफोर द 10th वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। चौथा ऑप्शन है व्हेन एवर देयर इज ए ट्रांजेक्शन इन द फोलियो। तो इसका राइट आंसर है एवरी मंथ बिफोर द 10th वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। इसमें कंडीशन क्या है? ये तभी भेजा जाता है जब प्रीवियस मंथ में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ हो, जैसे परचेस, रिडम्पशन, एसआईपी। इन विच ऑफ दिस ऑप्शन कैन एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट ए कैश फ्लो इन हिज बैंक अकाउंट? कौन सा ऑप्शन चूज करने पर इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में एक्चुअल पैसा आएगा? पहला ऑप्शन है बोनस, दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड पे आउट, तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर है डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में जब फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। ग्रोथ ऑप्शन में इसमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता, रिटर्न एनएवी में ही ऐड होता रहता है, इसलिए बैंक अकाउंट में कुछ रिसीव नहीं होता। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डिविडेंड मिलता है लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आता, उस अमाउंट से सेम स्कीम में नए यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। बोनस इशू में इन्वेस्टर को फ्री में एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलते हैं, कोई पैसा पे नहीं करना होता। In case of exchange traded fund ETF, the minimum investment in securities of a particular index which is being replicated and tracked shall be dash percentage of total asset। ETF जब किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है तो उसे मिनिमम कितना परसेंट पैसा उस इंडेक्स के शेयर में लगाना जरूरी है? पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा ऑप्शन है 95%, तीसरा ऑप्शन है 85%, चौथा ऑप्शन है 75%। तो इसका राइट आंसर है 95%। इंडेक्स फंड, ईटीएफ ओपन एंडेड स्कीम होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रेप्लिकेट यानी कि कॉपी या ट्रैक करते हैं। अगर फंड निफ्टी 50 को ट्रैक करता है तो उसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। एम होता है इंडेक्स जैसा ही रिटर्न देना। फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 95% उसी इंडेक्स के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है जिसे वो ट्रैक कर रहा है। वेयर शुड द चेंज इन स्टेटस of an individual from a resident to a non-resident Indian updated for mutual fund investment? अगर किसी इन्वेस्टर का स्टेटस रेसिडेंट से एनआरआई हो जाता है तो उस चेंज को म्यूचुअल फंड में कहाँ अपडेट करना चाहिए? पहला ऑप्शन है इट शुड बी अपडेटेड विद द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, दूसरा ऑप्शन है इट शुड बी अपडेटेड विद द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है इट शुड बी अपडेटेड विद द डायरेक्टली विद द म्यूचुअल फंड, चौथा ऑप्शन है इट कैन बी अपडेटेड विथ एनी ऑफ द थ्री ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है इट शुड बी अपडेटेड विद द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी एक चेंज फॉर्म प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे इन्वेस्टर अपनी केवाईसी डिटेल में कोई भी चेंज रजिस्टर कर सकती है। वो चेंजेस होते हैं नेम में चेंज, स्टेटस या नेशनलिटी में चेंज, पैन में चेंज, परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस में चेंज। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है फॉर इंडेक्स फंड द एनवी इज कैलकुलेटेड अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। तो ये तो स्टेटमेंट राइट है। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी एंड म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ द एएमसी कैन हैव द सेम ऑडिटर। तो दोनों का ऑडिटर अलग होता है, तो ओनली बी इज फॉल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड और अदर डेट फंड के केस में एनएवी को 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम के अकाउंट्स को एएमसी के अकाउंट्स से अलग मेंटेन करना जरूरी होता है। स्कीम के अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं वो एएमसी के ऑडिटर से अलग होते हैं, तो दोनों का ऑडिटर अलग होता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो फॉल्स है। विच ऑफ दीज एंटाइटीज कैन इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड? इंडिया के म्यूचुअल फंड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन है सैलरीड इंडिविजुअल। तो ये तीनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू, ये तीनों ही इसका आंसर है। ये सभी इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर
एफपीआई इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन और केवाईसी कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। ये जनरली इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल कोई भी इंडियन रेसिडेंट इंक्लूडिंग सैलरीड इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। एसआईपी या लमसम के थ्रू सिर्फ केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी होता है। वेयर आर द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्क्लोज। म्यूचुअल फंड के जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर होते हैं वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है एडेंडम, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में दो ब्रॉड कैटेगरीज के रिस्क हाइलाइट्स किए जाते हैं। पहला स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर, दूसरा स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कॉमन होते हैं, और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। एज पर सेबीज मैंडेट, AMC has to put in place a due diligence process to regulate distributors. Which of these mutual fund distributor would not be subjected to due diligence process? कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर ड्यू डिलिजेंस के अंडर नहीं आता है? पहला ऑप्शन है AUM राइज ऑफ ₹60 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। दूसरा ऑप्शन है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹125 लाख पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री। तीसरा ऑप्शन है मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस इन मोर देन 25 लोकेशन। चौथा ऑप्शन है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹75 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है AUM राइज ऑफ ₹60 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने AMC को ये मैंडेट किया है कि वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करें उन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में 4 क्राइटेरिया होता है। पहला है कि मल्टीपल लोकेशन पे प्रेजेंस होना चाहिए 20 से ज्यादा। दूसरा, इंडस्ट्री में नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी HNI को इंक्लूड करके 100 करोड़ से ज्यादा ये रेस किया हो। तीसरा, इंडस्ट्री में 1 करोड़ पर ईयर से ज्यादा कमीशन रिसीव किया हो। और चौथा, एक सिंगल म्यूचुअल फंड से 50 लाख से ज्यादा कमीशन रिसीव किया हो सेम फाइनेंशियल ईयर में। तो ये चारों आप लोग क्राइटेरिया याद रखिएगा। तो ड्यू डिलिजेंस से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सब उसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। A synopsis of the scheme related information document is found in the dash। स्कीम के डॉक्यूमेंट्स का समरी यानी कि शॉर्ट वर्जन कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्ट डीड, चौथा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी पर्टिकुलर स्कीम की डिटेल्स और म्यूचुअल फंड या AMC के बारे में स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन दी होती है जो स्कीम ऑफर कर रही होती है। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि किम में असल में सिड और साई का समरी होता है। इसमें उन डॉक्यूमेंट्स के की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के हिसाब से सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में आसानी से और वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू रिस्क एपेटाइट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन रिस्क एपेटाइट कैन बी असेस्ड बाय रिस्क प्रोफाइलिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रेफर्ड रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट फ्रॉम आइडियल रिस्क एपेटाइट, तीसरा ऑप्शन है रिस्क एपेटाइट इंडिकेट्स लेवल ऑफ रिस्क दैट इन्वेस्टर इज कंफर्टेबल विद, चौथा ऑप्शन है पीपल ऑफ सेम एज विल हैव सेम रिस्क एपेटाइट। तो इसका राइट आंसर है पीपल ऑफ सेम एज विल हैव सेम रिस्क एपेटाइट। ये जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल इवेल्युएट करने के लिए लोग अक्सर एज को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। जनरली यह माना जाता है कि यंग इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले सकता है कंपेयर टू ओल्डर इन्वेस्टर, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता क्योंकि हर इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं और वो एज के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं।
एक्चुअली सेम एज ग्रुप के इन्वेस्टर्स के गोल भी अलग हो सकते हैं और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए सिर्फ एज के बेसिस पर इन्वेस्टर को कैटेगराइज करना सही अप्रोच नहीं माना जाता। इसलिए पीपल ऑफ सेम एज विल हैव सेम रिस्क एपेटाइट्स जो ऑप्शन है वो फॉल्स है।